कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारी अपो-फिक्री झटके से उठती है और कहती है कि ये तो मेरा घर है। इसके बाद वो बाहर जाती है और एक पौधे को देखती है और कहती है कि अब्बाजान सवेरे सवेरे ही पौधे लेने के लिए चले गए। वो हर पौधे को अपने हिसाब से उगाते हैं, वो किसी पे भरोसा नहीं करते। जड़ी बूटियाँ बनाने वाले सारे पौधे वो खुद ही उगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उनके दरवाजे को मुसलसल ठोके जा रही होती है। तभी अपो-फिक्री उसके पास आती है और कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, किसी और कोठे से हो, अब्बा तो यहाँ नहीं है। बस ये बात ही होती है कि वो उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजी से उसे अपने कोठे पर लेकर जाती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि दो लोगों को जहर दे दिया गया होता है, एक मिस्ट्रेस होती है, दूसरा उसका कस्टमर। अपो-फिक्री कस्टमर को देखती है और कहती है कि इसकी सांस रुक रुक के आ रही है, इसको ठीक करना होगा, और फिर उसे CPR देने लगती है। दूसरी लड़की कहती है कि जाओ जाके थोड़ा पानी लेकर आओ, लेकिन वो कहती है कि पानी से काम नहीं बनेगा, जाओ जाके कोयला लेकर आओ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारी अपो-फिक्री गरगरारे करती हुई नजर आती है और वो कहती है कि सवेरे सवेरे अच्छी दिन की शुरुआत हो गई। फिर वो जगह का मुआयना करती है, कहती है कि वाह क्या बात है, 2 तरह की शराबें, एक लकड़ी का डंडा जो कि अंदर से खोखला होता है, और तीसरी तरफ वो देखती है कि तंबाकू के कुछ अंश पड़े हुए होते हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर इसको किस तरह का जहर दिया गया होगा और आखिर मौका वारदात पे हुआ क्या था। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है कि मैं कोयला ले आई। तभी वो कहती है कि अच्छी बात है, मुझे दे दो, और एक पट्टी पे कुछ लिख कर कहती है कि जाओ मेरे अब्बा को ढूंढो और उन्हें ये दिखा देना। फिर हम देखते हैं कि अब्बाजान भी वहाँ पर आ जाते हैं। अपो-फिक्री उनको देखकर कहती है कि आपने देर कर दी। तभी वो कहते हैं कि इस बच्ची ने मुझे जल्दी जल्दी आने नहीं दिया मेरी तबीयत को देखते हुए। फिर वो कहती है कि मैंने कोयला पीस दिया है। अब्बाजान कहते हैं कि फिर जड़ी बूटियाँ मिलाकर उन्हें दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी मिस्ट्रेस दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। उसके पास उसकी दोस्त आती है और उसे कहती है कि ये लो पी लो। तब वो कहती है कि वो कैसे है? तब वो कहती है कि वो ठीक है, तुम इसे पी सकती हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब्बाजान अपो-फिक्री से कहते हैं कि तुम्हारा इलाज भी पूरा नहीं है, लेकिन तभी वो कहती है कि हाँ। फिर वो मन में सोचती है कि अब्बाजान कमाल के हैं, वो बस चीज़ों को देखकर ही समझ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। फिर अब्बाजान उससे सामने बैठने को कहते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। तभी वो कहती है कि ये अब्बाजान की सिखाने की रीत है। वो एक एक करके सवाल पूछते हैं और मैं उसका जवाब देती हूँ और उसके बाद मुझे कुछ पता चलता है। तभी अब्बाजान पूछते हैं कि बताओ क्या जहर तंबाकू में था? तभी वो कहती है कि हाँ, तंबाकू की पत्तियों में जहर होता है, सही तरीके से दिया जाए तो सामने वाला मर भी सकता है। फिर अब्बाजान पूछते हैं कि तुमने उन्हें पानी तो नहीं पिला दिया था? वो कहती है कि नहीं, पानी को मिलाने से जहर और भी फैलता। फिर अब्बाजान कहते हैं कि गैस्ट्रिक जूसेस जहर को फैलने से रोकते हैं, लेकिन पहले से ही अगर जहर पानी में घोल के दिया गया हो तो फिर यहाँ पर हमारी अपो-फिक्री की झपक जाती है। वो गड्ढे को देखती है और सोचती है कि तंबाकू के तो असरात ही नज़र नहीं आ रहे, मतलब ये कि पानी में घोल के जहर दिया गया था। ऐसे मामलों में पानी पिलाना फ़ायदेमंद होता है, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर हम देखते हैं कि घर की मालकिन उन्हें चाय पे आमादा करती है। चाय के साइड में वही खोखली डंडी रखी हुई होती है। उसको देखकर अपो-फिक्री सोचने ही लगती है कि तभी मालकिन उस डंडी को चाय में डालकर पीने लगती है। तभी वो सोचती है कि मैं समझ गई, इससे लिपस्टिक नहीं चिपकती। और फिर अब्बाजान को वो मालकिन बहुत सारे पैसे भी ऑफ़र करती है। अपो-फिक्री इसके बीच देखती है कि वहाँ पर वो खाना रखा हुआ होता है जो कि कस्टमर्स के लिए होता है। ये तो सच में बड़े दिल वाली होती है, वो ये सोचती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके अब्बाजान पैसों को लेने से इनकार करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि आपको घर का किराया भी देना है। फिर वो सोचती है कि शायद उन दोनों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ऐसा अक्सर होता है यहाँ पर, जब मर्द औरत को खरीद नहीं पाता या फिर औरत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही होती, तब वो ऐसा करते हैं और इस जालिम समाज से छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा था। लड़के ने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे और वो बड़ा हैंडसम भी था। ऐसा नहीं लगता कि उसके पास पैसों या ऑटो की कोई कमी रही होगी, तो फिर वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा भला? तभी वो सोच में पड़ जाती है और सोचती सोचती देखती है कि वो लड़की जो उससे बुलाने आई थी वो कहीं जा रही होती है और वो सोचती है कि मुझे भी जाना चाहिए, और वो अपने बाप से कहती है कि मैं जाकर उस लड़के को देख आती हूँ, और फिर ये सोचती हुई उसके पीछे चल देती है। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो लड़की चाकू से उसकी हत्या करने जा रही होती है, लेकिन तभी अपो-फिक्री उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की कहती है कि ये लड़का जीने के लायक नहीं है, इसका मर जाना ही ठीक है, लेकिन अपो-फिक्री उसको रोकने लगती है, हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करती है। तभी अपो-फिक्री उसके सर पे सर दे मारती है और फिर वो लड़की नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी दोस्त आ जाती है और वो देखती है और वो कहती है कि अच्छा ये बात है। इसके बाद अपो-फिक्री को वो सारी बातें समझाने लगती है। वो कहती है कि असल में ये आदमी बहुत ही घटिया है, ये लड़कियों के पास जाता है, उनसे फ़ायदा उठाता है, उनसे बड़े बड़े दावे करता है और फिर भूल जाता है।
जिसने कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। बहुत सारी लड़कियों ने इसकी वजह से आत्महत्या भी कर ली, जिसमें से एक इसकी बहन भी थी। और बस अपोफिक्री सब कुछ समझ जाती है। तभी वो कहती है कि आप उसे बैन क्यों नहीं करवा देते, लेकिन तभी वो कहती है कि उसका बाप बड़ा असर रसूख वाला है, उसने उसके साथ आदमी भेज दिए, उसको पहले भी मारने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन वो सुधरता ही नहीं है। तभी अपोफिक्री कहती है कि ये कोई हल नहीं है, उसको बैन करवा दे आप अपनी मालकन को कहकर। और वो कहती है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद अपोफिक्री अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। बस फिर वो घर की तरफ पेशकदमी करती हुई सोचती है कि मैंने इस जगह को बहुत याद किया, लेकिन इसमें और हरम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही जगह पे खूबसूरती को कैद करके रखा जाता है। और फिर वो उस लड़की के बारे में सोचती है। वो कहती है कि वो बहुत ही चालाक है, उसकी उम्र भले ही छोटी है लेकिन वो बहुत होशियार निकली। वो जानती थी कि अब्बा जान उस वक्त घर पर नहीं होंगे, लेकिन एक अपोफिक्री को वो साथ में लेकर आ गई। इन्हीं सोच के साथ वो घर पर आ जाती है और फिर अब्बा से कहती है कि मुझे पोटली दिखाए। पोटली देखने के बाद वो कहती है कि मतलब कि मामला पैसों का ही था, अगर वो वहाँ पर मर जाता तो बहुत ज़्यादा बदनामी होती कोठे की। तभी अब्बा जान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे किसी निष्कर्ष पे पहुँचना नहीं सिखाया। तभी वो कहती है कि आप जानते हैं ना कि वहाँ पर क्या हुआ था। और वो सोचने लगती है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ही ज़्यादा होशियार, लेकिन फिर भी वो जो लड़का था वो भी कम होशियार नहीं हो सकता। उसके ऊपर पहले भी हमले हो चुके थे और इसी जगह पे बार बार जाना खुद को खतरे में डालने के बराबर ही है। कुछ तो था जो छूट गया। वो लड़का ऐसे तो हाथ में नहीं आ सकता था, कुछ तो है जो छूट रहा है। तभी वो सोचती है कि तंबाकू, 2 शराब और एक स्टिक, और तभी उसकी झपक जाती है और वो कहती है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। और तभी उसके अब्बाजान उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मामला अब ख़त्म हो चुका है। तभी वो कहते हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मामला ख़त्म हो चुका है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। सच में उस बंदे को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। वो जानता था कि पहले भी उसको जहर दे दिया जा चुका है, इसलिए वो पहले मिस्ट्रेस से हर शराब को चखवाता था। और यही उस दिन भी हुआ। मिस्ट्रेस लेकिन होशियार थी। उसने हल्की शराब के अंदर तंबाकू का जहर डाला हुआ था, लेकिन गाढ़ी शराब में जहर नहीं था। उसने प्याले में 2 शराबों को इकट्ठा किया। सबसे पहले उसने गाढ़ी शराब डाली और उसके ऊपर हल्की शराब जो कि मिक्स नहीं हो रही थी। उसके बाद उसने उस डंडिश से उस शराब के निचले भाग को पिया, जिसकी वजह से वो नहीं मरी। लेकिन जब उसने वो पैक उसको दिया तो उसने वो पी लिया और सारा का सारा जहर उसके शरीर में चला गया। लेकिन यहाँ पर भी वो बस नहीं हुई। उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ना आए, कोई भी शक ना आए, इसलिए उसने सुबह होते हुए थोड़ा सा घूंट पी लिया, जिसकी वजह से उसको भी जहर का असर हो गया। और वो लड़की भी ये जानती थी कि मेरे अब्बा उस वक्त घर पे नहीं होंगे, लेकिन वो मुझे ले आई क्योंकि वो अपनी दीदी को शायद बचाना चाहती थी। लेकिन ऐसा हो सकता था कि उसकी दीदी की तरह इसकी भी जान जा सकती थी, फिर भी उन्होंने वो रिस्क लिया। उसके बाद वो लड़की जिसने मुझे कहानी सुनाई, उसके बाद वो बड़ी दिलवारी औरत। कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार मैं ये क्या सोच रही हूँ। खैर, ये सब मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन क्या पता कि सच्चाई क्या हो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचकर मामो नहा रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे मैमे भी वहाँ पर आ जाती है और मैमे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहा लूँ। तभी मामा और मैमे साथ में नहाने लगती है और तभी मामा उससे कहती है कि कैसी हो तुम। तभी मैमे कहती है कि सब कुछ ठीक ही है, हमने तुम्हें बहुत याद किया था, खास करके मकान मालकिन ने। तभी वो कहती है कि ऐसा लग तो नहीं रहा था। तभी वो कहती है कि वो दिखाती नहीं है, लेकिन परवाह सबकी करती है। और फिर कहती है कि तुम एनेक्सी में जाओगी ना। तभी वो कहती है कि हाँ, थोड़ी देर में जाऊँगी। और फिर हमें दिखाई जाती है एक औरत सोती हुई और मामा उसके सामने बैठी हुई होती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। मामा कहती है कि 3 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। वो अलविदा कर हमारे लिहाकू को लेने जाती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि लिहाकू तो लाल लाल और पानी पानी हुआ होता है। लेकिन तभी उसकी मिस्ट्रेस उसे कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, आशा करती हूँ कि आपको भी सेम फीलिंग हो रही होगी। और तभी लिहाकू भी मतलब कि अब क्या कहूँ मैं दोस्तों, कहाँ से बयां करूँ, क्या कहूँ मैं, छोड़ देते हैं। हमारी प्यारी सी अपोफिक्री से देखकर कहती है कि लगता है इसने अभी अभी जन्नत के मज़े लुटे हैं। खैर, अब तो सच्चाई की तरफ जाने का रुख है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मकान मालकिन पीछे से आ जाती है और हमारी प्यासी मामा कहती है कि मैंने वो पैसे तो दिए ही नहीं जो मुझे एक साथ देने थे, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन तभी वो कहती है कि अगली बार आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। और तभी वो कहती है कि इसका मतलब अगले ग्राहक का भी इंतजाम करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी माओ हरम लौट आती है। हरम के अंदर जिनशी उसे देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो रहा होता और माओ भी सोचती है कि आखिर इन सबको हुआ क्या है। सारी लेडी इन वेटिंग उसे कहती है कि हमें बाद में सब कुछ बताना, लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि अभी तो यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। वो सबसे इजाज़त लेने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जिनशी की तरफ पलटती है तो जिनशी उसे कहता है मेरे कमरे में आओ। और बस ये बात होती है कि वो उसके कमरे में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिनशी उससे पूछता है कि तुम्हारे घर वाले कैसे है। तभी वो कहते हैं कि सब एकदम चकाचक है। लेकिन तभी जिनशी कहता है कि ये लिहाकू कैसा बनता है। और तभी वो कहती है कि इन्हें ये नाम कैसे पता चला। और तभी असल बात शुरू हो जाती है दोस्तों। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई थी। तभी वो पूछता है कि क्या तुम इसका मतलब भी समझती हो। तभी वो कहती है कि हाँ, एक
ऊंचे ओहदे का अफसर जो कि मेरी जिम्मेदारी उठा सकता है। और बस ये बात होती है कि वो कहता है कि उसने तुम्हें एक हेयरपिन दिया। तब वो कहती है कि हाँ वो तो कई सारे दे रहे थे लेकिन मैंने तो एक ही लिया। और तब वो कहता है कि इसका मतलब कि मेरी हार एक अदना तरीन अफसर से हुई है। बस ये सुनना ही होता है कि वो सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि मैं परेशानी में थी और फिर भी ये चाहता था कि मैं इसके पास आऊँ। आखिरकार ये ऐसा क्यों चाहता था? शायद इसलिए क्योंकि इसको बगैर बात के फुटेज खाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास आपके लायक कोई ऑफर नहीं थी। तभी वो कहता है कि ऑफर? और तभी वो कहती है कि हाँ मैंने उसे एक ऑफ़र दी थी। तभी वो पूछ लेता है कि क्या ऑफ़र दी थी तुमने? तभी वो कहती है कि मैंने उनकी रातें रंगीन कर दी, उनकी ज़िंदगी को हसीन बना दिया और जीते जी जन्नत के दर्शन करवाए। और बस ये बात होती है कि लिहाको के हाथ से कप गिर जाता है, सारी की सारी चाय उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाती है और वो मुंह खुला कर अचानक से एक ही सिमट देखने लगता है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी फिक्री उसको देख कर कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ये शोभा नहीं देता, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आपकी कप कैसे गिर गई? आपको इस तरह से अपने कपड़ों को गंदा नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ को धोकर साफ़ करके वो कहती है कि मैंने इतना सब कुछ साफ़ कर दिया है, बाकी का आप खुद ही कर दीजिएगा। और बस ये कहकर उसको दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है और हमारा प्यारा सा जिंगशी वहाँ पर उसी मुद्रा में खड़ा रह जाता है। खैर हमारी अपफिक्री बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि लेडी गियो को ठा मार के हंस रही होती है और इस हंसी का मतलब हम अच्छे से समझ रहे होते हैं दोस्तों। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हेड लेडी इन वेटिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपफिक्री की तरफ आती है और एक लगाती है और अपफिक्री समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या। लेकिन हमारी लेडी गियो को हंसती जाती है और बस हंसती जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।